मित्रों, आज हम अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या नामक एकांकी का अध्ययन करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए हम ये प्रयास करेंगे कि इस एकांकी संग्रह के जो संकलनकर्ता लेखक हैं उनकी नज़रों में इस एकांकी में क्या बताने का प्रयास लेखक द्वारा किया गया है और कुछ हम अपनी तरफ से देखें। ये मान लीजिए कि सार, इस एकांकी का सार क्या है और किस उद्देश्य को लेकर के कहानी लिखी गई, उस उद्देश्य का निचोड़ हम इसमें निकालने का प्रयास करेंगे। कल हमने जाना था कि विपिन अग्रवाल ने अधिकांश नाटक या एकांकियाँ जो अपनी लिखी है वो असंगत एकांकियाँ लिखी है या विसंगत एकांकियाँ लिखी है। और एक बार मैंने प्रयोग एक शब्द का किया था, एब्सर्ड, तो उसी से अपनी इस बात की चर्चा प्रारंभ करते हैं कि यह नाटक की नवीनतम धारा उस समय मानी गई थी, आज नहीं है, उस समय मानी गई थी। इन्होंने एब्सर्ड नाटक लिखा और ये नाटक भी लगभग उसी श्रेणी का है। ठीक है, उस धारा में बिल्कुल बंधा हुआ नहीं है, लेकिन पालना लगभग या तत्व जो हैं उस तरह की एकांकियों के, वो सब इसमें अपने को उपस्थित मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। तो एक सवाल उठता है कि एब्सर्ड का अर्थ क्या होता है। पीछे हमने पढ़ा, उसमें समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम इसको स्पष्ट कर लेते हैं। एब्सर्ड का हिंदी में यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो असंगत होता है। असंगत, कुछ लोग इसका विसंगत भी करते हैं, लेकिन मैं असंगत अधिक उचित समझता हूँ। तो इस असंगत में जो जो चीज़ें आती है वो भी इसके अर्थ निकलते हैं। जैसे अर्थहीन, एब्सर्ड का अर्थ अर्थहीन भी निकाला जा सकता है, ऊल जलूल या बेहुदा भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब इस नाटक को इतना समझने के बाद हम देखते हैं कि इस नाटक में लेखक क्या चाहता है। सबसे पहले आते हैं हम उस समय के तात्कालिक समाज पर। तो उस समय के समाज में अधिकांश लोग ऐसी परिस्थितियों से घिरे थे जो कि निरर्थक थी, और लोग इस कारण से ऐसा व्यवहार करने को भी मजबूर थे जो कि बेहुदा था। और उसको करने को मजबूर थे, उसे उस लीक को पीटने को मजबूर थे। लीक पीटना मुहावरा आप जानते हैं क्या होता है। अर्थात ऐसी बातें करने को, ऐसा व्यवहार करने को लोग मजबूर थे जिनका कोई मतलब नहीं निकलता हो। यहाँ हम इस बात को इस तरह से कह सकते हैं कि हमारी बातचीत करने का तरीका, हमारी स्थितियाँ या हमारी परिस्थितियाँ आदमी आदमी के बीच की समझ, तो आदमी के संबंध आदमी के बीच की समझ पर ही निर्धारित होते हैं। वो सब मनुष्य मनुष्य के बीच में एक सहृदयता का संबंध नहीं बनाती। कौन सी बातें जो इस एकांकी में ली गई, अर्थात असंगत बातें, ऊल जलूल बातें, अर्थहीन बातें, वो हृदय से व्यक्तियों को नहीं जोड़ती, बल्कि क्या करती हैं, वो एक तरह का ढोंग पैदा करती है, आडंबर पैदा करती है, ढोंग और आडंबर की ऊंची ऊंची दीवारें बना देती। ये एब्सर्ड नाटक जो है
उस समय के तात्कालिक इस ढोंग को, इस बनावट को, इस ऊल जलूलपने को, इस बेहुदेपन को ही बेनकाब करने की कोशिश करती है और ज़िंदगी का जो असल अर्थ है उसको हमारे सामने लाने की कोशिश करती है। अर्थात ये जो ज़िंदगी के ढकोसले हैं, ज़िंदगी के जो ढोंग है, उन सबको दूर करके सामने लाती है। पहले तो सामने लाती है और फिर उनको दूर करने का प्रयास करके हमारे सामने ज़िंदगी का असल सत्य लाने का कोशिश जो है इसमें दिखाई देती है। फिर एक उदाहरण हल्का सा दिया है, आज हम उस उदाहरण को दूसरे रूप में देख सकते हैं। इसमें एक उदाहरण देते हैं कि कोई मित्र मिलने आता है, हमको पता है, हमने देख लिया है, लेकिन हम उठ के मित्र का स्वागत करने के लिए नहीं जाते। नौकरी चला जाता है और वो नाम वाम सब पूछता है, अंदर आता है, दिखावे के तौर पे हमसे पूछता है और वो वहाँ से जानकारी लेता है, फिर उसको वहाँ आने की नौकर वापस लेके आता है। तो ये एक औपचारिकता आ गई, जबकि मेरे मित्र को मैंने देख लिया है। वास्तविक व्यवहार जो हृदय का व्यवहार है वो तो क्या कहता, तो उठ के बाहर जाता और सीधा ही मित्र को ले आता, या मित्र जो है बिना कोई औपचारिकता किए अंदर आ जाता। लेकिन नहीं, होता इसका उल्टा है। ये व्यवहार क्या है? फिजूल का व्यवहार है, बेकार का व्यवहार, या एक तरह का ढोंग है, आडंबर ढोंग ही है। हमने देख लिया, सब कुछ पता है, कौन आया कौन गया, फिर भी नौकर जा रहा है, पूछ के आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये आडंबर ही दिखावा है। आज हम इसको थोड़ा सा तकनीकी से जोड़ लेते हैं। आज हमारे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पर सूचना लेते देते समय हम पता नहीं कितनी बार झूठ बोलते हैं, बनावटी बातें करते हैं जिनका सत्य से कहीं कोई संबंध नहीं होता। ढोंग करते हैं कि मैं काम में व्यस्त हूँ, काम हमारे पास आसपास भी नहीं होता। व्यस्तता तो छोड़ है, कहीं आसपास भी नहीं होता दिखावे के लिए। वो भी क्या है? आडंबर। तो ये एकांकी आज भी एब्सर्ड जो एकांकी है वो हमारे पर पूरी तरह से लागू हो सकती है। इसी जिंदगी की इसी ऊब को, इसी ढोंग को, आज जो हमारी ज़िंदगी मशीनी बन गई है, यांत्रिक हो गई है, उस यांत्रिकता को लेखक ने, जो कि विपिन अग्रवाल हैं, अपने इस नाटक में बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। अब यहाँ बार बार नाटक शब्द का प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये एकांकी है। तो एकांकी और नाटक वैसे एक ही चीज़ है, छोटे और बड़े का ही विशेष तौर पे अंतर है, ये मान लीजिए। बाकी तत्व लगभग समान होते हैं। वो तो था एक अलग बनावट। एक और है कि मोती धीरज नाम के दो पात्र होते हैं। मोती धीरज को तब तक नहीं पहचानता जब तक कि वो बाकायदा आ नहीं जाता, जबकि वो पहचान रहा होता है। और इधर उधर की बेमतलब की बातें करते हैं और बार बार उन्हीं बातों को दोहराते हैं, क्योंकि जब बनावट करेंगे तो कहाँ से नई नई बातें लाएंगे। और दोनों ही क्या करते हैं? हेर फेर के साथ उनका अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं और अपनी अपनी समझ के अनुसार दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच राम और सीता करके भी आते हैं। राम लेखक है और धीरज जो है वो उनको किताबों के बारे में पूछता है। राधा और सीता जो है एक दूसरे से अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं। और लेखक ने ये बातें इतने कौशल के साथ रखी है कि ये बातें एक दूसरे को काटती हुई नज़र नहीं आती कहीं भी। सिर्फ अपनी अपनी बातें कहे जा रहे हैं, दूसरे की काट नहीं रहे हैं। अब जैसे आमतौर पर ऐसा जब मिलान होता है परिवारों का तो क्या बात होती है? बच्चों की बातें होती है, लेखक है तो रचनाओं की बातें होती है, महिलाएं हैं तो साग सब्जी की बातें हो जाती है। और इनके माध्यम से ये लोग अपना ढोंग करते हैं,
अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, बातें तो कहते हैं हिंदी मीडियम पढ़ाना चाहिए, ये करना चाहिए, और बच्चों को भेजते इंग्लिश मीडियम में हैं। बातें हिंदी की करेंगे, लिखेंगे अंग्रेजी अखबारों में। तो ये जो बनावट है, ये जो ढोंग है, ये ऊल जलूल बातें हैं, वो लेखक ने यहाँ प्रस्तुत की है। और उसमें ये चीज़ दिखाने की कोशिश की है कि इस ढोंग से, इस झूठ से, इसमें जो ऊब पैदा होती है, उस ऊब में आज का जो मनुष्य है वो खो गया है। अर्थात मैं हूँ जो भी हूँ, इस ढोंग के कारण, इस बनावट के कारण, इस दिखावे के कारण मैं नहीं रह गया। ये बात यहाँ लेखक हमको बताना चाहते हैं, और इसको एक ऐसे तरीके से प्रस्तुत किया है कि एक आत्मा के रूप में एक व्यक्ति को, अदृश्य व्यक्ति को, आत्मा को प्रस्तुत किया। और वो आत्मा इस एकांकी में जब भी वो झूठ बोल रहे होते हैं या कोई बनावटी बात कर रहे होते हैं तो वो तमाचा मारती हुई दिखाई जाती है, तमाचे की आवाज़ आती है। अदृश्य है तो दिखेगी नहीं, लेकिन आवाज़ आती है। जो ही वो आत्मा आवाज़ थप्पड़ मारती है, वैसे ही उसकी आवाज़ आ जाती है। जब भी वो झूठ बोल रहे होते हैं, वो आत्मा या अदृश्य व्यक्ति उनको थप्पड़ मार देता है। यहाँ तक कि बच्चों के माध्यम से वो अपने दिखावा कर रहे हैं, उस समय भी हर एक के थप्पड़ पड़ता है। और विशेष या इस कहानी का चरम तो, या इस एकांकी का चरम तो उस वक्त आता है जब एक उनमें से व्यक्ति मैं शब्द का प्रयोग करता है कि मैं, और मैं कहते उसके थप्पड़ पड़ता है। अब सोचिए कि मैं कहते ही थप्पड़ क्यों मारा, उसमें उसने कौन सी ढोंग कर दिया, कौन सी बनावट कर दी, कौन सी क्या कर दी, या कौन सी ओल जलूल बात कर दी। यही आकर के इस एकांकी में जो बात कहना चाहता है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेखक ने कही है, और समझने की उसको ज़रूरत होती है। और आप भी समझेंगे वो कैसे। कि इस झूठ से, इस आवरण से, इस दिखावे से जो माहौल बना है हमारे चारों तरफ, जो माहौल बना है, उस माहौल में वह व्यक्ति तो खो ही गया है। उस व्यक्ति का मैं तो समाप्ति हो गया है कि असल में वो व्यक्ति क्या है, अर्थात मैं हूँ, ये बात भी उस दिखावे में खत्म हो गई है। मैं नहीं रहा, कुछ और हो गया। और जब कुछ और हो गया हूँ मैं उस बनावट के कारण, दिखावे के कारण या पाखंड के कारण, तो मैं अपने आप को मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं तो कुछ और हूँ। तो जब वह व्यक्ति स्वयं को मैं कहता है तो वह आत्मा या अदृश्य व्यक्ति उसके चपाट लगाता है, थप्पड़ लगाता है, तमाचा लगाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो झूठा पड़ गया है, क्योंकि मैं रहा ही नहीं। असल में वो आदमी वो है ही नहीं जो दिखा रहा है। और जब वो असल बताने की कोशिश करता है तो झूठ हो जाता है, इसलिए वो आत्मा उसको थप्पड़ मारती है। और यहीं आकर के वो कहता है कि आदमी की स्वयं की मृत्यु हो जाती है अदृश्य। वो वहाँ से ये कह कर के वो आत्मा वहीं समाप्त हो जाती है, अदृश्य आत्मा की। इसलिए इसका नाम क्या रखा है, अदृश्य आत्मा की आत्महत्या। कि जब वो व्यक्ति वो रहा ही नहीं तो जिंदा कहाँ है, मर गया। वही यहाँ इसको आत्महत्या शब्द का प्रयोग लेखक ने किया। अब इस बात को बड़े स्तर पे बताने की कोशिश की है, वो हम किस तरह से ले सकते हैं। ये सारी बेहुदा बातें, ये सारा बेहुदा व्यवहार, ये सारा आवरणपूर्ण आडंबरपूर्ण व्यवहार पूरे राष्ट्र के स्तर तक फैला दिया गया है, या फैला दिया जाता है, मान लो नहीं गया तो। और जो आपसी झूठ है, हमारा आपसी व्यवहार है, वो आपसी न रह करके पूरे देश में शामिल हो गया है व्यवहार। अर्थात देश में कोई सच नहीं बोल रहा है, कोई झूठ नहीं बोल रहा है।
तो यहीं आकर के वो आत्मा जो है वो स्वयं को चांटा मारकर समाप्त कर लेते हैं। अर्थात देश का भी एक कोई चरित्र नहीं रह जाता है। हमारा देश क्या है उसका कोई चरित्र नहीं रह जाता है यदि हमारा चरित्र नहीं रहता है। यदि मैं नहीं रहता हूँ तो मेरा देश नहीं रहेगा। ये बात यहाँ लेखक समझाना चाहता है। तो इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने, हालांकि ऊपरी तौर पर तो हमको ये दिखता है कि ये एकांकी बिल्कुल उखड़ी हुई है, इसमें असंगत बातें हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं निकलता, बिल्कुल उल जलूल बातें हैं, लेकिन यह एक नवीनतम विधा है, नाट्य लेखन का तरीका है। और इसके माध्यम से लेखक ने बहुत गहरे ढंग से, बड़े प्रतीकात्मक ढंग से और बहुत ही सार्थक तरीके से अपने इस बात को पूरा किया है। ऊल जलूल बातें अर्थात बिखरी बिखरी बातें करते हुए भी, अर्थहीन बातें दिखाते हुए भी एक बहुत गहरा अर्थ लेकर के निबंधकार, लेखक, नाटककार, एकांकीकार चलता है और वो चीज़ हमारे सामने रख भी देता है। हम सब समझ गए। इसका मतलब ये एकांकी अपने जिस उद्देश्य को लेकर के चली थी कि समाज में फैले हुए आडंबरों को दूर करना, ऊल जलूल व्यवहार में जो फालतू की बातें हैं उनको दूर करना, हमारे मन बीच में जो सत्य है वो खत्म ही हो गया है, झूठ की दीवारें खड़ी हो गई है, उनके कारण से हम अपने आप में भी खो गए हैं, स्वयं से स्वयं खो गए हैं। झूठ दिखाते दिखाते हम स्वयं को वो झूठा ही समझने लग गए हैं, वही चीज़ समझने लग गए हैं जो बनावटी है। उसी चीज़ को दिखाने की कोशिश की और वो दिखाने में पूरी तरह से सफल हुआ। इसी के साथ आज की हमारी चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। और आप ये देखिएगा कि इस एकांकी का सार, मैं कथा सार नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ सार बताते हुए इसके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। इसी के साथ आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।